सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई वॉचिंग आफ्टर सब्सक्राइब शेयर कमेंट लाइक एज यू लाइक। आज इस बुलेटिन में बात होगी बीजेपी सरकार में एक और चोरी पर राहुल गांधी के हमलों की, लद्दाख की हिंसा पर मोदी सरकार की कार्रवाई की, देखेंगे बिहार में कैसे बीजेपी को लगा बड़ा झटका, मोदी के नजदीकी की तरफ से चुनाव आयोग पर उठाए गए सवालों को, जानेंगे 62 साल बाद भारतीय वायुसेना से MiG-21 की रिटायरमेंट को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दिल्ली एनसीआर में पटाखे बनाने की इजाजत, लेकिन बिक्री पर लगी रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स बना सकेंगे, बैन का आदेश लागू नहीं हो सका। बरेली में आई लव मोहम्मद जुलूस में बवाल, जुमे की नमाज के बाद सड़क पर उतरी भीड़, हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस के छूटे पसीने। तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति जनता दल नाम से अपनी पार्टी का किया ऐलान, बोले हम लंबी लड़ाई के लिए तैयार। शेयर बाजार में गिरावट, 733 अंकों की गिरावट के साथ 80,426 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 236 अंकों की गिरावट के साथ 24,654 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर। वोट चोर के बाद अब पेपर चोर का मुद्दा गरमाने लगा है। पेपर लीक का मामला वैसे तो पूरे देश की ही सबसे बड़ी परेशानी बन गया है, खासतौर पर जिन राज्यों में एनडीए की सरकार है। और अब पेपर चोरी का मामला सामने आया है उत्तराखंड में, जिसे लेकर राहुल गांधी ने तीखा हमला किया है। तो क्या कहा राहुल ने, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार से लेकर उत्तराखंड तक पेपर लीक मामला चर्चा में बना हुआ है। छात्र इसके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी पेपर लीक के मुद्दे पर आवाज उठाई है। राहुल ने उत्तराखंड में पेपर चोरी के मामले में बीजेपी को घेरते हुए लिखा है कि बीजेपी का दूसरा नाम पेपर चोर हो गया है। राहुल ने एक्स पर पोस्ट किया कि आज बीजेपी का दूसरा नाम है पेपर चोर। देश भर में बार बार होने वाले पेपर लीक ने करोड़ों मेहनती युवाओं की जिंदगी और सपनों को तबाह कर दिया है। उत्तराखंड का यूकेएसएससी पेपर लीक इसका ताजा उदाहरण है। लाखों युवाओं ने दिन रात मेहनत की, लेकिन बीजेपी ने चोरी से उनकी पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। राहुल ने आगे कहा कि हम लगातार मांग कर रहे हैं कि पेपर लीक रोकने के लिए मजबूत और पारदर्शी सिस्टम बनाया जाए, लेकिन मोदी सरकार इस पर आंखें मूंद कर बैठी है, क्योंकि उन्हें युवाओं की बेरोजगारी की नहीं बल्कि अपनी सत्ता की चिंता है। बेरोजगारी आज देश की सबसे बड़ी समस्या है और ये सीधे तौर पर वोट चोरी से जुड़ी है। पेपर चोरों को पता है अगर युवाओं को रोजगार नहीं भी मिलेगा तो भी वे चुनाव में वोट चोरी करके सत्ता में बने रहेंगे। युवा सड़कों पर हैं और नारा दे रहे हैं, पेपर चोर गद्दी छोड़। ये सिर्फ युवाओं की नौकरी की लड़ाई नहीं है, ये न्याय और लोकतंत्र की लड़ाई है। मैं हर छात्र और युवा के साथ इस न्याय की लड़ाई में मजबूती से खड़ा हूं और अब बीजेपी इस मुद्दे पर बुरी तरह घिर गई है। उत्तराखंड पेपर लीक पर राहुल गांधी भड़क गए तो लद्दाख की जनता में भी आक्रोश है मोदी सरकार के खिलाफ। दरअसल लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग के साथ पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में उतरे छात्रों का प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिसे लेकर अब वांगचुक को लेह पुलिस ने एनएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया है। इसे लेकर इलाके में तनाव और बढ़ गया है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा की मांग को लेकर भड़की हिंसा के बाद पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया है। दरअसल 24 सितंबर को लेह में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई और 80 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने लेह में बीजेपी का दफ्तर फूंक दिया था, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया था। सरकार ने इस हिंसा के लिए सीधे तौर पर वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया। गिरफ्तारी से ठीक एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कड़ा एक्शन लेते हुए वांगचुक के एनजीओ स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख SECMOL का विदेशी फंडिंग लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया था। सरकार का आरोप है कि एनजीओ ने विदेशी अंशदान नियमों का उल्लंघन किया है, जिसकी सीबीआई भी जांच कर रही है। वांगचुक ने इन सभी आरोपों को उन्हें बलि का बकरा बनाने की राजनीति करार दिया था। अपनी गिरफ्तारी से पहले वांगचुक ने कहा कि मुझ पर ही सारा आरोप डाला जा रहा है, हर चीज के लिए मुझे ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जबकि मेरी कोई गलती नहीं। लद्दाख के लोग बीते चुनाव में किए वादे पूरे न होने का अब तक विरोध कर रहे हैं। तब वादा किया गया था कि लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाएगा। अब लोग उसी की डिमांड कर रहे हैं। अपनी गिरफ्तारी से पहले वांगचुक ने कहा था रहा हूं कि वे मुझ पर जन सुरक्षा अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने और मुझे 2 साल के लिए जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसके लिए तैयार हूं, लेकिन सोनम वांगचुक को आजाद छोड़ने से कहीं ज्यादा समस्याएं उन्हें सोनम वांगचुक को जेल में रखने से हो सकती है। फिलहाल
वांगचुक पर एनएसए के तहत कार्रवाई की गई है। ईडी भी जांच शुरू कर रही है। वांगचुक की गिरफ्तारी से पहले लेह में इंटरनेट बंद कर दिया गया। स्कूल कॉलेज भी 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। साफ है, सरकार को वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद बड़े प्रदर्शन का डर लग रहा है। वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद प्रदेश के हालात और बिगड़ सकते हैं। सरकार की तरफ से विशेष दूत दिल्ली से लेह भेजे गए हैं। उपराज्यपाल सक्रिय दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अगर ये सक्रियता पहले ही दिखाई जाती तो स्थिति खराब ही नहीं होती। लेकिन अब लद्दाख के साथ पूरे एनडीए की स्थिति खराब होती दिख रही है। बिहार चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। कई दिग्गज नेता बगावत कर रहे हैं तो कई बागी तेवर दिखा रहे हैं। नेताओं ने पार्टी के खिलाफ बगावत करनी शुरू कर दी है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव में अब बेहद कम समय बचा हुआ है, जिसके चलते राज्य का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इसी कड़ी में नेता मंत्रियों के दल बदलने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को हो रहा है। पहले भी कई मंत्री बीजेपी का साथ छोड़ विपक्षी खेमे में शामिल हुए हैं। वहीं एक बार फिर बीजेपी को बड़ा झटका मिला है। पार्टी के 2 अनुभवी पूर्व विधायकों ने आरजेडी का दामन थाम लिया है। कैमूर जिले के चैनपुर के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री बृज किशोर बिंद और मोहनिया के पूर्व विधायक निरंजन राम ने बीजेपी को अलविदा कहकर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी का दामन थाम लिया। चैनपुर से लगातार 3 बार बीजेपी के टिकट पर जीत हासिल करने वाले और 2 बार मंत्री पद संभाल चुके बृज किशोर बिंद पार्टी से नाराज चल रहे थे, इसलिए उन्होंने बीजेपी से किनारा कर लिया। वहीं मोहनिया सीट से 2 बार बीजेपी के विधायक रह चुके निरंजन राम ने भी आरजेडी का रुख किया है। उनकी नाराजगी की वजह पार्टी की नीतियां और भेदभाव भरा रवैया बताया जा रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने खुद इन नेताओं के शामिल होने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के लिए ऐसी स्थिति आने वाले चुनाव में पार्टी के लिए चुनौती बन सकती है। एक तरफ विपक्ष अपनी पैठ मजबूत करने में लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता लगातार पार्टी से दूरियां बनाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ जनता ही नहीं बल्कि बीजेपी के नेताओं को भी विपक्ष मजबूत विकल्प के रूप में दिख रहा है। जहाँ विपक्ष के लिए ये शुभ संकेत माने जा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। बिहार चुनाव से पहले अपने ही नेताओं ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो मोर्चा मोदी के करीबी ने भी खोल दिया है सरकार के खिलाफ। विपक्ष लगातार वोट चोरी के मुद्दे पर चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों को घेरे हुए है और अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक और पीएम मोदी के करीबी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं, जिससे मोदी सरकार की परेशानी बढ़ सकती है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव आयोग और बीजेपी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। चुनाव आयोग और बीजेपी पर लगातार कई सवाल खड़े हो रहे हैं और अब सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव ने चुनाव आयोग पर तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं। नागेश्वर राव ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सरकारी फंड के इस्तेमाल को खुलेआम रिश्वत करार दिया और आयोग से तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। नागेश्वर राव ने एक्स पर पत्र शेयर किया है, जिसमें लिखा है कि प्रिय चुनाव आयोग, पीएम मोदी के जरिए बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 75 लाख महिलाओं को 10,000 करोड़ रुपए के सरकारी फंड का ट्रांसफर खुलेआम बड़े पैमाने पर रिश्वत देने जैसा है। चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने के लिए जानबूझकर सरकारी संसाधनों का गलत इस्तेमाल चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और ईमानदारी को कमजोर करता है, जो हमारे लोकतंत्र की नींव को हिला देता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुक्त और निष्पक्ष चुनाव की पवित्रता बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग को तुरंत ठोस कदम उठाने चाहिए। नागेश्वर राव ने अपील करते हुए कहा कि मौजूदा विधानसभा के कार्यकाल के खत्म होने के तुरंत बाद बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने और उसके बाद कम से कम 6 महीने के लिए चुनाव टालने के लिए राष्ट्रपति भवन को सिफारिश करें। चुनाव आयोग का कर्तव्य है कि वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए संविधान की भावना के मुताबिक काम करे। जरूरत पड़ने पर आपको इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप करने की गुजारिश करनी चाहिए। कार्रवाई करें, वरना हमारे चुनावी सिस्टम पर जनता का भरोसा खत्म हो जाएगा। एम नागेश्वर राव को लंबे समय तक मोदी सरकार के करीबी अफसर माना गया है। अभी तक तो विपक्ष बीजेपी और चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा था और अब मोदी के करीबी ने भी सरकार को घेर लिया है। ऐसे में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उनके सवाल कोई अच्छे संकेत नहीं है। सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक ने ही मोदी सरकार को कटघरे में ला दिया है, तो सवाल प्रियंका गांधी ने भी उठाए हैं। कांग्रेस सांसद बिहार पहुंची, वहां उन्होंने महिलाओं से सीधा संवाद किया, उनकी समस्याओं को सुना। प्रियंका ने सामाजिक न्याय से लेकर चुनावी दौर में महिलाओं को आर्थिक मदद देने जैसी योजनाओं तक एनडीए सरकार से तीखे सवाल पूछे। तो क्या कुछ कहा प्रियंका गांधी ने, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में।
कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी बिहार के मोतिहारी पहुंची, जहां उन्होंने हर घर अधिकार यात्रा को संबोधित किया। बिहार में अपनी पहली जनसभा में प्रियंका ने सीधे तौर पर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। लोगों से संवाद करते हुए प्रियंका ने पूछा का हाल बा, और फिर तुरंत कहा कि अब हाल बदलने का समय आ गया है। सीएम महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 10,000 भेजने पर प्रियंका ने कहा कि बिहार में चुनाव आ रहा है तो महिलाओं को 10,000 रुपए महीना दिया जा रहा है, लेकिन 20 साल से सरकार में बैठे इन लोगों ने महिलाओं को पैसे क्यों नहीं दिए। आज ये सरकार महिलाओं को 10,000 रुपए सिर्फ इसलिए दे रही है ताकि चुनावों में महिलाएं बीजेपी को वोट दें। यही इनका मकसद है और नियत है। इसके साथ ही प्रियंका ने बिहार के लिए महागठबंधन की गारंटियां भी गिनवाई, जिनमें महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए, 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, भूमिहीन परिवारों के लिए 3 से 5 डिसमिल जमीन जिसका महिलाओं को मालिकाना हक मिलेगा शामिल है। इसके साथ ही प्रियंका ने वोट चोरी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव के समय कभी धर्म तो कभी घुसपैठिए जैसा कुछ न कुछ मुद्दा उठा लेती है, लेकिन जब कुछ नहीं चला तो ये वोट चोरी करने लगे। इस वोट चोरी के लिए बीजेपी ने बड़े बड़े इंतजाम किए हैं। इनका बस एक ही मकसद है, किसी तरह सत्ता में बने रहना। इसके साथ ही प्रियंका ने 70 साल में क्या हुआ के मुद्दे पर बताया कि पिछले 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। ये लोग कहते हैं ना भाजपा के नेता कि 70 सालों में क्या हुआ, कहते हैं ना कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया, इन अधिकारों को मजबूत बनाया। मैं जवाब देती हूं कि कांग्रेस ने इन अधिकारों को मजबूत बनाया, आपके वोट को मजबूत किया, आपकी शक्ति को मजबूत किया। बड़े बड़े उद्योग बनाए, शिक्षा के संस्थान बनाए। जब कांग्रेस का राज था बिहार में तो कितने बड़े बड़े संस्थान बने, कितने बड़े बांध बने, कितनी सड़कें बनी। यानी देखा जाए तो अपनी पहली बिहार यात्रा में ही प्रियंका गांधी ने बीजेपी और पूरी एनडीए पर चौतरफा हमला बोलकर उसकी टेंशन बढ़ा दी है। अब प्रियंका के इन तमाम हमलों और सवालों का सरकार की तरफ से कोई जवाब आता है या नहीं, ये देखना होगा। इधर प्रियंका के बिहार दौरे ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है, तो उधर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को टेंशन में डाल दिया है। सर्वोच्च अदालत से उत्तराखंड चुनाव आयोग को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग की एक याचिका को खारिज करते हुए उस पर 2 लाख का जुर्माना लगाया है। तो क्या है पूरा मामला, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग पर लगाया जुर्माना, जानेंगे इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों से जुड़े एक मामले में चुनाव आयोग पर 2 लाख का जुर्माना लगाया है और उसकी याचिका को खारिज कर दिया है। यह मामला तब शुरू हुआ जब उत्तराखंड चुनाव आयोग ने एक ऐसा सर्कुलर जारी किया जिसमें यह कहा गया था कि किसी उम्मीदवार का नामांकन केवल इसलिए रद्द नहीं किया जाएगा क्योंकि उसका नाम 2 या उससे ज्यादा वोटर लिस्ट में शामिल है। चुनाव आयोग का यह सर्कुलर उत्तराखंड हाईकोर्ट के पहले के एक निर्देश के खिलाफ था। हाईकोर्ट का मानना था कि 1 से ज्यादा वोटर लिस्ट में नाम वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने की इजाजत देना उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 का उल्लंघन है। हाईकोर्ट ने आयोग को अपने नियम मानने के लिए कहा था, लेकिन आयोग ने इसका पालन नहीं किया। हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए उत्तराखंड चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने न केवल इस याचिका को खारिज कर दिया बल्कि आयोग पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। जस्टिस नाथ ने आयोग के वकील से सीधा सवाल किया कि आप वैधानिक प्रावधान के विपरीत फैसला कैसे दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया, जिससे यह साफ हो गया कि चुनाव आयोग का वो स्पष्टीकरण सर्कुलर कानून के खिलाफ था। इस फैसले से साफ होता है कि कोई भी संस्था, चाहे वो चुनाव आयोग ही क्यों न हो, कानूनी नियमों से ऊपर नहीं है और उसे वैधानिक प्रावधानों का पालन करना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के आरोपों पर एक तरह से मुहर लगा दी। कोर्ट में साफ हो गया कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा। वहीं 62 साल से भारतीय वायुसेना में अपनी जिम्मेदारी निभा रहा MiG-21 फाइटर जेट रिटायर हो गया। तेज रफ्तार और दमदार डिजाइन के साथ सोवियत संघ में बना MiG-21, जिसे एक समय भारतीय वायुसेना की रीढ़ भी कहा गया, अब उसने भारतीय वायुसेना को अलविदा कह दिया। तो MiG-21 की इंडियन एयरफोर्स में क्या रही भूमिका, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। Homeowners everywhere. पहले सुपरसोनिक जेट MiG-21 जो आवाज की गति से भी तेज उड़ने की ताकत रखता है, उसकी भारतीय वायुसेना को सर्विस का अब अंत हो गया है। 1963 में ये विमान भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ था और अब 62 साल बाद सेना से आधिकारिक रूप से रिटायर कर दिया गया। जब ये सेना में शामिल हुआ तो इसे हवा का सिकंदर कहा गया, लेकिन बाद में कई हादसों के चलते इसे उड़ता ताबूत भी कहा जाने लगा। लेकिन अब ये विमान इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है।
चंडीगढ़ एयरबेस में इसे अंतिम विदाई दी गई। विदाई समारोह में 23 स्क्वाड्रन के 6 जेट के साथ इसकी आखिरी उड़ान खुद एयरफोर्स चीफ AP सिंह ने भरी। इस समारोह के दौरान MiG-21 जेट को वाटर गन सैल्यूट दिया गया। सूर्य किरण टीम ने आसमान में करतब दिखाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इसके फेयरवेल में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे अध्याय को विदाई दे रहे हैं जिससे काफी यादें जुड़ी हैं। ये एक मशीन भर नहीं है, बल्कि भारत रूस की मित्रता की मिसाल है। मिग ने कई गौरव के पल जोड़े हैं। MiG-21, जिसका पूरा नाम मिकोयान गुरेविच 21 है, इस फाइटर जेट ने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध, 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, 1999 के कारगिल युद्ध और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में कुल 850 मिग रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह के युद्ध हो रहे हैं उनके लिए ये विमान काफी पुराना हो चुका है। रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 400 से ज्यादा MiG-21 विमान क्रैश हो चुके हैं। इनमें 200 से ज्यादा पायलटों की जान चली गई। इसी वजह से इस फाइटर प्लेन को उड़ता ताबूत और विडो मेकर भी कहा जाता है। ऐसे में इसे रिटायर करना बहुत जरूरी था। 1963 से 2025 तक 62 साल के सफर के बाद अब ये जेट फ्रंटलाइन ड्यूटी से बाहर हो गया है। इसकी जगह तेजस LCA Mark 1A को शामिल किया जाएगा और रिटायर्ड MiG-21 विमानों का नया जीवन म्यूजियम, शैक्षिक संस्थानों और ट्रेनिंग सेंटर्स में मिलेगा। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। नीतीश कुमार करो या मरो की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। अगर वो पिछले 10 सालों में बिहार के लिए कुछ करते, वहाँ की सड़कों के बारे में, वहाँ की शिक्षा के बारे में, वहाँ की चिकित्सा अस्पतालों के बारे में, बेरोजगारी के बारे में वो कुछ करते, तो आज उनको अपने वोटरों को नगद बांटने की जरूरत नहीं पड़ती।